हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात हम करेंगे पर्यावरण की। तो पर्यावरण होता क्या है हमारा? किसी जीव के चारों ओर फैली जैव और अजैव घटकों से निर्मित दुनिया पर्यावरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्यावरण। इसको हम वातावरण भी कह सकते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल आते हैं। पारिस्थितिकी या परितंत्र होता क्या है? पर्यावरण का एक छोटा भाग जो जैव और अजैव घटकों से मिलकर बनता है, पारिस्थितिक या परितंत्र कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में इकोसिस्टम भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें परितंत्र या पारिस्थितिक किससे बना है, दो तरह के घटक होंगे हमारे। एक होगा अजैव घटक, एक होगा जैव घटक। अजैव घटक क्या होता है हमारा? इसके अंदर हमारे जितने भी नॉन लिविंग होंगे, इसको हम एबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। अब नॉन लिविंग चीज़ें क्या क्या होती है हमारी इकोसिस्टम या परितंत्र के अंदर? जैसे अगर मैं बात करूँ फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक वातावरण कह सकते हैं, इसमें मृदा, जल, वायु सम्मिलित होंगे। पोषक तत्व हमारे जिन्हें हम बोलते हैं क्या क्या है हमारे? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ आते हैं पोषक तत्व के अंदर हमारे। तीसरा अगर मैं बात करूं जलवायु, जिसे हम क्लाइमेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, तापमान, दाब, ठीक है, ये सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब जैव घटक क्या है हमारे? जैव घटक को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को बोलते हैं उत्पादक, कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता, डिकम्पोजर को बोलते हैं अपघटनकर्ता। प्रोड्यूसर क्या होंगे? जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो सब उत्पादक कहलाते हैं हमारे, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। दूसरा अगर मैं बात करूँ उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की, तो जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करते हैं, वो सब उपभोक्ता कहलाएंगे। तीसरा क्या है? अपघटनकर्ता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर्स। इनका मुख्य कार्य क्या है? ये वातावरण में जितने भी अपशिष्ट होंगे, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, डेड बॉडीज होंगी, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, ये उनका अपघटन करके वातावरण को साफ रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं उत्पादक या प्रोड्यूसर को कितने भाग में हम बांट सकते हैं, या प्रोड्यूसर होते कौन कौन है हमारे? वो तो सबको पता है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होंगे सब प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें किसकी? उपभोक्ता की। उपभोक्ता को हम मुख्यतः तीन भाग में बांटते हैं। जो उपभोक्ता पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, सीधा सीधा निर्भर करते हैं किस पे? पेड़ पौधों पर, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, गाय, बकरी, भैंस, हिरण, खरगोश, ग्रास हॉपर, ये सब क्या है? शाकाहारी है। ये घास फूस पर अपना निर्भर करते हैं, किसके लिए? ऊर्जा के लिए। तो जितने भी शाकाहारी होंगे वो सब आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जितने भी मांसाहारी हैं, जो हमारे किस पे निर्भर करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं किसकी बेटा?
जैसे हमने ले लिया शेर, बाघ और कुछ पक्षी, सर्प, मेंढक, ये सब क्या है, मांसाहारी है। ये किस पे निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। इसके अंदर मुख्यतः मांसाहारी आते हैं। तीसरा क्या है, तृतीय उपभोक्ता, जिसको हम टर्शियरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ये वो उपभोक्ता होंगे या वो जीव होंगे जो किस पे निर्भर करेंगे, मांसाहारी। ठीक है, या हम कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता। अब हम बात करेंगे किसकी, अपघटनकर्ता की। अब अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर्स होते क्या है हमारे, अभी बताया भी था बेटा कि जैसे कि पौधों और जंतुओं पर के मृत शरीर तथा मृत जीवों पर निर्भर करने वाले जीव हमारे क्या कहलाते हैं, अपघटनकर्ता। इसके अंदर मुख्यतः कौन आएंगे, जीवाणु, कवक मतलब बैक्टीरिया और फंगई। अब मैं बात करूँ किसकी बेटा, आहार श्रृंखला की। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा आहार श्रृंखला, जिसे हम इंग्लिश में फूड चेन भी बोलते हैं। इसको हम कैसे कह सकते हैं, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर अपने आहार के लिए या ऊर्जा के लिए निर्भर करता है, वो कहलाएगी हमारी आहार श्रृंखला। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आहार श्रृंखलाओं की शुरुआत जो होगी वो हमेशा किससे होगी, उत्पादक से होगी, हरे पेड़ पौधों से होगी। उदाहरण से हम समझते हैं, घास उत्पादक है, घास पे निर्भर कौन करता है, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर क्या है हमारा, शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी पे कौन निर्भर करता है, अभी हमने पढ़ा है, मांसाहारी। अब मांसाहारी कौन हो गए, जैसे इस फूड चेन की मैं बात करूँ, आहार श्रृंखला की, मेंढक ग्रासहोपर पे डिपेंड करता है। मेंढक पे कौन डिपेंड करता है, सर्प, सांप वगैरह कह सकते हैं। सर्प पे कौन निर्भर करता है, गिद्ध। तो घास को कौन खाएगा, ग्रासहोपर। घास हो गया हमारा उत्पादक, ग्रासहोपर क्या हो गया, शाकाहारी। मेंढक क्या हो गया, मांसाहारी। सर्प क्या हो गया, उस पर निर्भर करने वाला, एक तरह से सर्वहारी भी कह सकते हैं, गिद्ध को भी हम। ऐसे ही दूसरा अगर हम उदाहरण ले, शैवाल। शैवाल पे कौन निर्भर करता है, छोटे जंतु। छोटे जंतु पे कौन करेगा, छोटी मछली। छोटी मछली पे बड़ी मछली, और बड़ी मछली पे मांसाहारी पक्षी। ऐसे ही पौधों पे निर्भर कौन करेगा, कृमि। कृमि पे चिड़िया निर्भर करेगी, चिड़िया पे बिल्ली। ऐसे ही घास, एक उदाहरण क्या है, घास। घास पे कौन निर्भर करेगा, हिरन। हिरन पे कौन करेगा, बाघ। अब बेटा हम अगले टॉपिक पे आते हैं, हमारे आहार जाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है हमारा, हम कह सकते हैं बहुत सारी आहार श्रृंखलाओं से मिलकर बनने वाला समूह आहार जाल कहलाएगा। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड। एक आहार श्रृंखला का ग्रुप या समूह जो एक दूसरे से जुड़ा हो, आहार जाल कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, पौधों पर कौन निर्भर करता है, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर पे कौन करता है, बाज। पर बेटा पौधों पे तो ग्रासहोपर के साथ साथ ग्रासहोपर करता है, ग्रासहोपर पे बाज के साथ साथ गिरगिट भी करता है, और गिरगिट पे कौन करेगा, बाज। इसी तरह से पौधों पे क्या है, खरगोश भी करता है और बाज भी करता है।
तो इन सब में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे चौथा एग्जाम्पल क्या है, पौधों पर निर्भर कौन करा, चूहा, चूहे पे किसने करा निर्भर, सर्प, सर्प पर कौन करा, बाज। तो सबको देखोगे शुरुआत पौधों से हो रही है और सबका अंत किस पे हो रहा है, बाज पे। और ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़े हैं। देखो चूहा आ रहा है चौथे पांचवें में हमारा, पहले दूसरे में क्या आ रहा है, ग्रास ऊपर। तो इस तरह से सारी चेन हमारी क्या होगी, जुड़ी होंगी एक दूसरे से। अब बात करते हैं पॉसी स्तर की, जिसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल हमारे कितने होंगे, 4। तो आहार श्रृंखला के कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के उत्पादक हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब क्या है, प्रथम पोषी स्तर के अंदर आएंगे। जितने भी शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय पोषी स्तर। जितने भी मांसाहारी होंगे वो क्या कहलाएंगे, तृतीयक पोषी स्तर। और जितने भी हमारे उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी होंगे वो क्या कहलाएंगे, चतुर्थ पोषी स्तर। ये सब आपको नोट्स में भी नज़र आ रहा होगा, जिससे कि आप सभी बच्चों को आसान लगे। इसीलिए साथ साथ समझाने के साथ साथ आपके सामने नोट्स भी हैं, तो इन्हें अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। अब हम बात करेंगे किसकी, ऊर्जा प्रवाह की। ऊर्जा प्रवाह हमारा होता क्या है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले पोषी स्तर पर हो पाता है तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है। मतलब ऐसे समझो बेटा, जैसे हम किसी भी फूड चेन की बात करें, आहार श्रृंखला की बात करें, जैसे हमने एक आहार श्रृंखला ले ली, घास ले ली। घास के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी है, ऊर्जा कितनी है, 10,000 जूल। घास पर निर्भर करने वाला जीव कौन हो गया, जैसे हमने ले लिया हिरण। तो हिरण के पास जो ऊर्जा जाएगी वो 10,000 का सिर्फ 10% जाएगी। मतलब 1,000 जूल एनर्जी ही जा सकती है। फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, जैसे अब बात करें किसकी, हिरण पे कौन निर्भर करता है, बाघ। तो बाघ के पास भी 10% ऊर्जा जाएगी और 1,000 का 10% कितना होगा, 100 जूल। तो 100 जूल ऊर्जा बाघ के पास जाएगी। तो मतलब ऊर्जा 10% ही आगे जाएगी। जो बाकी की 90% ऊर्जा है वो कोई भी जीव वातावरण में उष्म की फॉर्म में या किसी भी ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। अब अगर हम बात करें किसकी, जैव आवर्धन की। जैव आवर्धन होता क्या है, किसी भी आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थ का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण ही जैव आवर्धन कहलाता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अ फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। मतलब किसी भी आहार श्रृंखला में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा का, हमें पता है ऊर्जा तो हमारी जाती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, पर हम यहाँ बात करेंगे किसकी, हार्मफुल केमिकल की। तो उसका हानिकारक प्रभाव हर पोषी स्तर पर अगर बढ़ता जा रहा है तो वो कहलाएगा जैव आवर्धन।
इसको हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। तो किसी भी फूड चेन में हानिकारक रसायन पदार्थ का हर पोषी स्तर पर बढ़ना जैव आवर्धन कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पहले जो किसान भाई होते थे वो सब अपने खेतों के अंदर एक हार्मफुल पेस्टिसाइड डालते थे जिसे बोलते थे डीडीटी। ये एक ब्रांड था, ये दवाई थी जिसको खेतों के अंदर डाला जाता था। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन मतलब होता है इसका। और ये क्या आता है, जैसे ही हमने पौधों के अंदर डालना तो हानिकारक प्रभाव होगा। पौधों को किसने खाया, किसी भी शाकाहारी ने खाया तो वो उसका हानिकारक प्रभाव बढ़ गया। फिर अगर शाकाहारी को किसने खाया, मांसाहारी ने, तो मांसाहारी के अंदर और ज़्यादा क्या हो गया, हानिकारक प्रभाव बढ़ गया। इसी को ही जैव आवर्धन बोलते हैं, जो हर पोषी स्तर पर हानिकारक रासायनिक पदार्थ का मात्रा का बढ़ना, प्रभाव का बढ़ना। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मानव एवं पर्यावरण। इसमें हम बात करेंगे अपशिष्ट की, वेस्ट की। जब अपशिष्ट को हम मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट। एक होता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, एक होता है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। मतलब कुछ हमारे अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कोई भी अपघटन करता क्या करें, एक तरह से हम कह सकते हैं अपघटन करता क्या करेंगे, उनको तोड़ के वातावरण के जो हार्मफुल प्रभाव, या हम ये कह सकते हैं जैव निम्नीकरण का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे जीव जंतु या ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन करके हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। मतलब जो वातावरण पर कोई भी हानिकारक प्रभाव ना डाल लें अपघटन के बाद, या जिनका अपघटन करा जा सकता है, उन्हें बोलते हैं हम जैव निम्नीकरण। जैसे जंतुओं के मलमूत्र, जैसे तुमने देखा भी होगा बेटा, खेतों के अंदर हम गोबर का खाद डालते हैं। तो गोबर एक अपशिष्ट है जिसको कोई भी डिकम्पोजर्स या अपघटन करता हानिकारक से फ़ायदेमंद, फसलों के लिए क्या होगा, वो फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे लिए क्या बना देता है, फ़ायदेमंद बना देते हैं। उनका घटन हो सकता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज, कपड़े, जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर, साधारण घरेलू अपशिष्ट पदार्थ आदि। मतलब डिकम्पोजर इनको तोड़ सकते हैं हार्मलेस पदार्थ के अंदर। अगला क्या, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं। मतलब जिनका हम अपघटन नहीं कर सकते वो हमारे अपशिष्ट क्या कहलाएंगे, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। इसका उदाहरण क्या है, कीटनाशक, जैसे मैंने अभी बताया भी था डीडीटी। दूसरा शीशा, सूक्ष्मजीव उसको क्या कर सकते हैं, या अपघटन करता उसको तोड़ नहीं सकते, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, हार्मफुल ही रहेगा, हमेशा हानिकारक ही रहेगा। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी आदि पदार्थ, तो इनका हार्मफुल अफेक्ट या हानिकारक प्रभाव प्रकृति के अंदर हमेशा रहता है क्योंकि अपघटन करता इनको नहीं तोड़ सकते। अगला क्या है, कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन होता क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज कह दो, वेस्ट कह दो हमारा।
अब हम बात करेंगे किसकी, ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय। वायुमंडल का ओजोन स्तर हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। कुछ सुगंधित सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशनी, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। एरोसोल में प्रयुक्त सीएफसी जैसे रसायनों से ओजोन स्तर का अवक्षय होता है। तो बेटा पहले फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर, है ना, और जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं सभी के अंदर एक गैस का इस्तेमाल किया जाता था जिसे हम बोलते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब वो हमारी लीक होती थी तो हमारे वातावरण में जाके हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन लेयर को डिप्लीट करती थी, अवक्षय करती थी, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे धरती तक पहुंचती हैं और वो हमें स्किन कैंसर, स्किन एलर्जी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। मोतियाबिंद जैसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, उसका मुख्यतः कार्य क्या है, हमारी धरती को हमें पराबैंगनी किरणों से बचाना। इसीलिए गवर्नमेंट ने सीएफसी को बैन कर दिया। ठीक है बेटा।